मेरा नाम कौशल्या है। मैं दिल्ली शहर में अपने 2 बेटों के साथ रहती हूँ। मेरे पति को इस दुनिया से गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं और अब मेरे बुढ़ापे की सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे दोनों बेटों पर ही है। लेकिन आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बड़े बेटे की शादी है। सभी रीति-रिवाज के साथ मेरे बेटे की शादी एक बहुत अच्छे घर की लड़की से हो गई और मेरी बहू दहेज में एक काम वाली अपने साथ लेकर आई और मुझसे बोली, सासू माँ, ये काम वाली हर समय आपकी बहुत सेवा करेगी। वो काम वाली सच में मेरी बहुत सेवा करती थी, लेकिन जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वो गूंगी है। मुझे उस काम वाली पर बहुत तरस आया क्योंकि वो काम वाली बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे उसकी एक बात तो बहुत अजीब लगती थी कि वह हमेशा घूंघट में रहती थी और घर में सबसे पर्दा करती थी। लेकिन एक दिन गलती से मेरे छोटे बेटे ने उसकी शक्ल देख ली और मेरा बेटा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। ये सुनते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि माँ, ये लड़की वही है जिसने 7 मासूम लड़कियों को बहुत बेदर्दी से मेरे बड़े बेटे नवीन ने आज फिर से अपनी शादी की बात छेड़ दी थी। ये वो मुद्दा था जिसमें मैं हमेशा अपनी जान चुराती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने बड़े बेटे की शादी का शौक़ नहीं था, वो मेरा बड़ा बेटा था और हर माँ की तरह मेरे दिल में भी अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत सारे सपने, बहुत सारे अरमान थे। मैं अपने बड़े बेटे नवीन की शादी बहुत धूमधाम से कराना चाहती थी, लेकिन मेरी परेशानी भी वही थी जो आजकल सभी घरों में होती है। मेरा बेटा नवीन अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि मैं अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे नवीन की शादी कराना चाहती थी। आज भी रात के खाने के वक्त घर आया तो मुझसे जिद करने लगा कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ, आप उसका रिश्ता मांगने के लिए उसके घर पर जाएं। मैंने खाना खत्म होने के बाद कहा कि भूल जाओ उस लड़की को क्योंकि तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। मेरी इस बात पर मेरा बेटा नवीन गुस्से से आग बबूला हो गया और चीख कर मुझसे कहने लगा कि आप एक बार उस लड़की से मिल तो सकती हैं, लेकिन मैं ऐसी लड़की से बिल्कुल अपने बेटे की शादी नहीं कराना चाहती थी जिसने शादी से पहले ही मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया हो। मेरा बेटा गुस्से से अपने कमरे के अंदर चला गया। मैंने सोचा कुछ दिन का गुस्सा है, समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वो थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया तो उसके हाथ में बंदूक थी। मेरे सामने ही उसने वो बंदूक अपनी कनपट्टी पर रख दी और चीख कर मुझसे बोला कि आप मेरी शादी रचना से करवाएंगे या नहीं। रचना उस लड़की का नाम था जिससे मेरा बेटा शादी करना चाहता था। मैं तो अपने बेटे का गुस्सा देखकर पागल ही हो गई और मैंने घबराते हुए कहा, अब पागल हो गए हो क्या, इसे नीचे रखो, गोली चल जाएगी। लेकिन मेरा बेटा उस समय बहुत जज्बाती हो रहा था और उसके लिए मुझे हार माननी ही पड़ी और मैंने उससे कहा कि ठीक है, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो मैं उससे देखने जाऊंगी। मेरे बेटे ने बंदूक नीचे रखकर मुझे एक गले से लगा लिया और कहने लगा कि वो बहुत अच्छी है, आप मेरी शादी के बाद उस पर बहुत गर्व करेंगी। मैं अपने बेटे की बात मानकर उस लड़की का रिश्ता मांगने उसके घर चली गई। वो लड़की मुझे बहुत सीधी सादी और अच्छी लगी। घर परिवार भी अमीर ही था। मैंने शादी की तारीख भी तय कर दी। शादी की तैयारियों के सिलसिले में मैं 2-4 बार उनके घर गई थी, लेकिन हर बार एक ही काम वाली से मेरा सामना होता और उस काम वाली ने बहुत बड़ा सा घूंघट डाल रखा होता था। काम वाली की ये बातें मुझे बहुत अजीब लगती थी कि मेरी बहू ने मुझे बताया कि ये काम वाली बहुत अच्छी है और इनके हर छोटे बड़े काम यही संभालती है और ये बहुत अच्छी लड़की है। मैंने अपने बेटे और बहू से बहुत पूछने की कोशिश की, तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे, मगर दोनों ने मुझे अलग अलग जवाब दिए और ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और कुछ भी हुआ। लेकिन अब क्या हो सकता था, शादी तय हो चुकी थी। शादी की तैयारियों में बहू की काम वाली ने बहुत हाथ बटाया था क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए सारी तैयारियां भी उन्हीं दोनों लड़कियों ने मिलकर की थी। शादी के बाद जब मेरी बहू दुल्हन बनकर पहली बार हमारे घर आई तो मैं ये देखकर बहुत हैरान और परेशान हुई कि मेरी बहू ने अपनी काम वाली को भी गाड़ी में अपने साथ पीछे बैठा लिया है। मैं और मेरा छोटा बेटा पंकज हम दूल्हे की कार के पीछे थे। मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा कि मम्मी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ कि भाभी का अपनी ही काम वाली के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव नहीं है क्या? लोग अपनी काम वाली को इतना तो सर पर नहीं चढ़ाते जितना भाभी ने चढ़ाया हुआ है। ये बात तो पहले दिन से मुझे भी परेशान कर रही थी। ये बात भी अजीब ही थी कि वो दहेज में भी उस काम वाली को अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से कुछ बोल नहीं सकती थी। लेकिन उस काम वाली का मेरी बहू के साथ दहेज में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उस काम वाली के लिए मेरी बहू ने शादी के लिए बहुत अच्छे कपड़े लेकर दिए थे। उन कपड़ों को पहनकर वो काम वाली लग ही नहीं रही थी। मेरे कई रिश्तेदारों ने मुझसे पूछा था कि साड़ी बंधे हुए घूंघट में लड़की कौन है।
अब मैं उन्हें ये कैसे बताती कि ये बनी ठनी लड़की मेरी बहू की काम वाली है। तो मैंने बात को टालने के लिए उनसे कहा, मुझे क्या पता कि लड़की वालों की तरफ से कोई होगी। मैं अब ये सोच रही थी कि जब मेरे रिश्तेदार को पता चलेगा कि ये लड़की कोई और नहीं एक काम वाली है तो वो क्या कहेंगे। मेरे बेटे का तो दिमाग ही खराब हो चुका था, जो वो बिना कुछ सोचे समझे एक घूंघट वाली काम वाली को अपनी पत्नी के साथ दहेज में ही लेकर आ गया। जब शादी के बाद हम बारात लेकर घर पहुंचे तो मेरी बहू ने मुझसे कहा कि सासू माँ, ये काम वाली तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप जैसा चाहे इससे अपना काम लेना या आपकी बहुत सेवा करेगी। मैं अपनी बहू की बात सुनकर दंग रह गई कि ये बेचारी तो बहुत अच्छी है। मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा महसूस हुई। मेरी बहू ने तभी उस काम वाली को आवाज़ लगाकर मेरे कमरे में बुलाया और उससे कहा कि देखो, शादी की तैयारियों के चक्कर में सासू माँ बहुत थक गई है, तो मैं इनके हाथ पांव दबाकर अच्छे से मालिश कर दो। आज से इनके सभी काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप जल्दी जाओ और सासू माँ के कमरे की अच्छे से सफाई कर दो ताकि ये आराम कर सके। जब वो काम वाली अंदर कमरे में चली गई तो मेरी बहू मुझसे धीमी आवाज़ में बोली, सासू माँ, आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। मैंने चौंक कर उसे देखा और पूछा कि कैसी प्रार्थना मेरी बहू। मुझसे कहने लगी कि वो बेचारी गरीब जरूर है लेकिन वो एक बहुत अच्छे घराने से है और बहुत पर्दा करने वाली है। उस काम वाली का चेहरा तो मैंने भी आज तक नहीं देखा, तो इसलिए आप थोड़ा ख्याल रखना। मैंने अपनी बहू से कहा, तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं जब अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो काम वाली बड़ी लगन से काम कर रही थी और साड़ी के साइड में से उसके गोरे गोरे हाथ दिख रहे थे। उस काम वाली की खूबसूरती देखकर तो मैं चौंक गई। बहुत ज़्यादा गोरा रंग था उसका। उसे मेरी मौजूदगी का पता चला तो उसने जल्दी से अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया। मैंने उस काम वाली को आवाज़ देकर पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। उसने इशारा करके मुझे बताया कि मैं तो गूंगी हूँ। मुझे उस काम वाली पर बहुत रहम आया कि बेचारी इतनी खूबसूरत है और उसने कैसा भाग्य पाया है। एक तो काम वाली, ऊपर से गूंगी। खैर, वो काम वाली बहुत काम की थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरी बहुत सेवा करती थी। मेरी बहू का काम करने से पहले वो मेरे काम किया करती थी। मैं उससे बहुत खुश रहने लगी थी, लेकिन मेरा छोटा बेटा उसके घूंघट से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। कुछ था भी, वो बहुत ज़्यादा शरारती था। जब भी वो काम वाली उसके सामने से जाती तो वो उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता और उससे कहता कि घूंघट ऊपर करके मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो बेचारी तेज़ तेज़ कदमों से भागकर कमरे में आती और मेरे पीछे छुप जाती। मैं अपने बेटे को डांटती थी कि क्यों इस बेचारी काम वाली को बार बार चिढ़ाता रहता है। काम वाली रोज़ रात को मेरे सर और पाँव दबाती थी और मेरी मालिश करती थी। उस काम वाली के आने से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी, क्योंकि मेरे सारे के सारे काम उस काम वाली ने ही संभाल रखे थे। मेरा छोटा बेटा उसे हमेशा यह कहकर चिढ़ाता कि माँ, ये मुंह तो ऐसे ढक कर रहती है जैसे कोई चोर हो, इसलिए अपने सारे जेवर ध्यान से रखा करो और उसके जाने के बाद ठीक से चेक कर लिया करो। वो काम वाली तो कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि वो गूंगी थी। वो बहुत साधारण सी लड़की थी, बस अपने काम से काम रखती थी। एक दिन मेरी कुछ दोस्त मेरे घर पर आई थी, तभी मेरी काम वाली उनके सामने घूंघट में ही आई थी। उस काम वाली के जाने के बाद मेरे दोस्तों में से मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारी काम वाली घूंघट करके क्यों काम करती है। तो मैंने उससे कहा कि यह एक बहुत ही शरीफ घर से है, इसके घर वाले ने इसे बहुत मजबूरी में घर से बाहर निकाला है, वरना आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ देखने को मिलती है। मैंने अपने दोस्तों से वही सब कहा जो मेरी बहू ने मुझे बताया था। इस सब बात पर मेरी दोस्त मुझ पर हंसने लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि कहीं औरतें भी औरतों से पर्दा करती है क्या। हमने बहुत सी औरतों को देखा है, मगर कोई भी औरत या लड़की आज के टाइम में ऐसे नहीं रहती है, औरतें से पर्दा नहीं करती है। तुम इस काम वाली पर नज़र रखा करो, ज़्यादा नेक बनने वाले लोग ही पीठ पीछे धोखा देते हैं। मेरे दोस्तों की बातों ने मेरे दिल में कहीं न कहीं शक का बीज बो दिया था। मुझे पहले तो शक नहीं था, बस अब मुझे वो सीधी सादी काम वाली पर शक होने लगा था। मुझे कई ऐसे वाक़ याद आने लगे थे जिस पर मुझे उस पर शक होने करने की वजह मिल गई, और उन सब बातों को मैंने अपने मन का वहम बनाकर भुला दिया था। कुछ दिन पहले की ही बात है कि मेरी बहू ने इस काम वाली को किसी काम से अपने कमरे में बुलाया था कि तभी मुझे याद आया कि मेरे बड़े भाई ने मेरी बहू और मेरे बेटे को रात की दावत पर बुलाया है।
मैं इस बात को बताने के लिए उसके कमरे में गई तो मैं ठिठक कर रह गई, क्योंकि मुझे मेरी बहू के कमरे में मेरी बहू की आवाज़ के अलावा भी किसी और औरत की हंसकर हर बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुई और सोचने लगी कि बहू के कमरे में तो इस काम वाली के अलावा और कोई नहीं है। मैं अंदर जाकर ये सब देखती कि इससे पहले ही मेरे छोटे बेटे ने मुझे आवाज़ देकर किचन में बुला लिया। मैं जब अपने बेटे की बात सुनकर वापस आई तो और तब मैंने अपनी बहू से पूछा कि बेटा, तुम्हारे कमरे में किसके बोलने की आवाज़ आ रही थी? तो मेरी बहू ने मुझसे कहा, अरे सासू माँ, मैं तो टीवी देख रही थी, उस पर सीरियल की आवाज़ आ रही होगी। मैंने अपनी बहू की इस बात पर यकीन कर लिया और सोचा कि वो काम वाली तो बोल ही नहीं सकती है, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। उस काम वाली को हमारे घर पर आए हुए 1 महीना हो गया था और आज तक मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, तो वो आज कैसे बोल सकती है? इसके अलावा भी मुझे एक और बात याद आई कि 5 दिन पहले जब ये काम वाली घर से बाहर जा रही थी तो घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपना घूंघट नीचे गिरा दिया था, जिसको देखकर मैं दंग रह गई थी। ये तो घर में इतना घूंघट करके रहती है, अब क्या बाहर बिना घूंघट के ही जा रही है? शाम को जब काम वाली घर लौट कर वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी? तो उसने मुझसे कहा कि बहू की माँ ने मुझे किसी काम से बुलाया था, मैं उनका ही काम करने गई थी। की बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि अभी 15 मिनट पहले ही तो मेरी बहू की माँ से बात हुई थी। उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि ये काम वाली हमारे घर आई है। खैर, ये बात इतनी ज़रूरी नहीं थी, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो बात ज़रूरी थी मैंने उसको पूछा, क्योंकि वो जो बिना घूंघट की गई थी, उस बात ने मेरे दिल में हलचल मचा कर रख दी थी। मैंने उस काम वाली से पूछा कि जब तुम सुबह घर से बाहर निकली थी तो बिना घूंघट के क्यों कहीं गई थी? तुम्हारा चेहरा भी तो दिख रहा था। इस बात पर काम वाली ने ना में सिर हिलाया और एक कागज पर लिखकर मुझे बताया कि मैंने मास्क लगा के रखा था। मुझे तब भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी इस बात पर तसल्ली करने के लिए अपने पर्स से मास्क निकालकर मुझे दिखाया, तो तब जाकर मुझे उसकी बात पर यकीन हुआ। मैंने सोचा कि ये काम वाली तो बहुत सीधी सादी है, मैं फालतू में ही इस पर शक कर रही हूँ। लेकिन अब मेरी दोस्त की बातों ने मेरे दिमाग में फिर से शक पैदा कर दिया था। मैंने शाम को इस काम वाली को अपने कमरे में बुलाया कि तुम मेरे बेटे से घूंघट करती हो। ये बात तो मेरी समझ में आती है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए गैर मर्द है, लेकिन औरतों से पर्दा करना मेरी समझ से बाहर है। तो मुझे तो वो अपना चेहरा दिखा ही सकती हो। मेरी इस बात को सुनकर काम वाली बहुत ज़्यादा घबरा गई और ना में सिर हिलाकर पीछे हटने लगी और उसने कहा कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मैंने भी सोच लिया था कि आज किसी भी हाल में इस काम वाली का चेहरा देखकर ही रहूँगी। जैसे ही मैं उस काम वाली का घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ी तो वो काम वाली तेज़ तेज़ कदमों से भागने लगी और भागते समय मेरे बेटे और बहू से टकरा गई। बेटे ने मुझसे पूछा, ये क्या हुआ माँ, आप इस काम वाली के पीछे क्यों भाग रही है? मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं तो बस इस काम वाली का चेहरा देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बहू ने मुझसे कहा कि क्यों सासू माँ, मैंने तो आपसे मना किया था ना कि आप इस काम वाली का चेहरा देखने की जिद नहीं करेगी, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने अपनी बहू से गुस्से से कहा कि इस काम वाली के घूंघट की वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। अब तुम इस काम वाली से कहो कि या तो ये मुझे अपना चेहरा दिखा दे या फिर मेरे घर से रफ़ा दफ़ा हो जाए। मेरी बहू ने मुझसे कहा कि यह आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी, तो फिर मैंने उससे कहा कि निकल जाए मेरे घर से। तो इस बात पर मेरी बहू ने कहा कि ये इस घर से भी नहीं जाएंगी, क्योंकि यह मेरी काम वाली है, मैं इसे अपने साथ लेकर आई थी। आप कौन होती हैं मेरी काम वाली पर हुक्म चलाने वाली? अपनी बहू के इस बात को सुनकर मैं दंग रह गई कि क्यों मेरी बहू एक काम वाली के लिए मुझसे इतनी लड़ाई कर रही है, मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। और इतना ही नहीं, मेरा बेटा वहीं पर चुपचाप खड़ा था, अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए देख रहा था। तो उसने मुझसे कहा कि यह आप सास बहू और इस काम वाली का मामला है, आप लोग आपस में मिलकर ही इस मामले का हल निकालें। इस बात को कहकर मेरा बेटा घर से बाहर चला गया। मेरी बहू ने मुझे बुरा सा मुंह बनाकर देखा और इस काम वाली का हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में ले गई। मेरा छोटा बेटा कुछ देर बाद वापस घर आया तो उसने मुझसे कहा कि इस मामूली सी काम वाली के लिए आपको भाभी से लड़ाई झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? आपको पता है ना, ये भाभी मुझे नया कारोबार करवाने में मदद करने वाली है। आप जाइए और भाभी से माफ़ी मांग कर आइए। अपने बेटे की बात सुनकर मैं बहू से माफ़ी मांगने उसके कमरे में आई तो बहू के कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था।
अंदर का नज़ारा देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। बहू काम वाली को गले से लगाकर तसल्ली दे रही थी। बहू की बात सुनकर मैं परेशान हो गई कि क्या भला कोई अपनी काम वाले से भी इतनी मोहब्बत कर सकता है। मेरी बहू उसको गले लगाकर कह रही थी कि तुम परेशान मत हो, कि बस कुछ दिन ही बात है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं सासू माँ को भी अच्छे से समझा दूंगी। मैंने थोड़ा और अंदर झांककर देखा तो उस काम वाली ने अपना घूंघट उठाया हुआ था। उसकी एक साइड मुझे दिख रही थी। मैं चौंक कर अपने कमरे में वापस आ गई। मुझे बहू की वही बात याद आई कि उसने कहा था कि इस काम वाली ने तो मुझे भी आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है। फिर वो काम वाली आज बहू के सामने अपना घूंघट कैसे उठाकर बैठी थी। मैं सोच रही थी कि एक मालकिन तो कभी भी अपनी काम वाली को गले से नहीं लगा सकती है और ना ही उसको इतना सर पर चढ़ाती है। फिर मेरी बहू ऐसा क्यों कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से मेरी बहू ने उस काम वाली को मेरे सारे काम करने से मना कर दिया था। वो काम वाली ज़्यादातर मेरी बहू के ही साथ रहती थी और उस काम वाली को मेरे करीब भी नहीं भटकने देती थी। मैं भी ये सोचकर चुप ही थी कि कहीं मेरे घर का माहौल ख़राब ना हो और कोई लड़ाई झगड़ा होने की वजह से मेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर मुझसे अलग ना हो जाए। मेरी बहू रोज़ ही उस काम वाली को लेकर घर से बाहर निकल जाती है और शाम को वापस आने पर दोनों ही अपने कमरे में बंद हो जाती। उन दोनों का ऐसा करना मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं क्या करती, मेरी तो इस घर में कोई सुनने वाला ही नहीं था। एक दिन मेरी तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई। मैंने अपने छोटे बेटे से कहा कि काम वाली किचन में काम कर रही है, तुम जाओ और उससे कहना कि वो मुझे एक कप चाय बना कर दे दे। उस दिन इत्तेफाक से मेरा बेटा घर पर ही था, वरना इस समय मेरा बेटा अपने काम पर होता था। मेरी बात सुनकर वो उस काम वाली के पास किचन में गया और उसको गए हुए 2 मिनट हुए थे कि अचानक किचन से मेरे बेटे के चीखने की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। तेज़ी से बिस्तर से उठी और भागती हुई किचन में गई थी। जब मैंने किचन में पहुंची तो मैंने वहां जो नज़ारा देखा उसको देखकर मैं परेशान हो गई। मेरे बेटे ने उस काम वाली का बाजू पकड़ कर रखा था और दूसरे हाथ से वो काम वाली अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा, ये सब क्या हो रहा है, तुमने उस काम वाली का हाथ क्यों पकड़ रखा है। तो मेरा बेटा कहने लगा, इसलिए पकड़ा है ताकि यह भाग न जाए। मैं किचन में आया था आपके लिए चाय को कहने, तो मैंने देखा कि यह अपने घूंघट से अपना चेहरा साफ कर रही है और गलती से मेरी नज़र इसके चेहरे पर पड़ गई और मैंने इसका चेहरा देख लिया है। तो मैंने हैरानी से पूछा कि फिर क्या हुआ, कि इतने में ही मेरा बड़ा बेटा और बहू अपने कमरे से निकलकर किचन में आ गए। मेरी बहू आग बबूला होकर कहने लगी कि आप दोनों माँ बेटे मेरी काम वाली के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। मेरा बेटा कहने लगा कि मैंने आपकी काम वाली की शक्ल देख ली है और मैं अभी सबको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। और इतना कहकर उसने ज़बरदस्ती उस काम वाली का घूंघट खींच लिया। जब मैंने उस काम वाली का चेहरा देखा तो मुझे ध्यान आया कि मैंने इससे पहले भी इसे कहीं देखा है। ज़रा ध्यान से देखा तो मेरे मुंह से चीख ही निकल गई। मुझे याद आया कि ये तो वही है, ये मासूम लड़कियों की कातिल जो आजकल हर न्यूज़ चैनल पर नज़र आ रही है। मेरे दिमाग में पूरी की पूरी कहानी चलने लगी। न्यूज़ रिपोर्टर ने बताया था कि इस लड़की ने अपनी 7 मासूम दोस्तों का कत्ल बड़ी ही बेरहमी के साथ कर दिया है। पुलिस ने इसको पकड़ भी लिया था। पुलिस ने बताया था कि वो लड़की एक दिमागी बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी के चलते इसने जलन और दुश्मनी में अपनी 7 मासूम दोस्तों को मार डाला। बाद में पता चला कि ये कातिलाना लड़की पुलिस की गिरफ्तार से फरार हो गई है। मैं क्या, पूरे देश को इस कातिल लड़की के बारे में पता था। इस देश के बच्चे भी जानते थे कि ये लड़की कौन है। इसकी शक्ल इतनी बार न्यूज़ चैनल पर दिखाई गई है कि अब तो इसको कोई भी पहचान सकता था। मेरे छोटे बेटे ने उस काम वाली को पहचान लिया था। मैं तो डर ही गई थी कि इतनी खतरनाक लड़की हमारे घर में रह रही है। मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। मैंने अपनी बहू के चेहरे को देखा, उसके तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मैंने बेटे से कहा, मेरी शक्ल को क्यों देख रहे हो, जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। मेरी इस बात को सुनकर मेरी बहू मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी, सासू माँ ऐसा नहीं कीजिए, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन है, मेरी सगी बहन। तभी मेरे बेटे ने कहा, माँ मैं इस बात को पहले से जानता हूँ। इस बात को सुनकर मेरा तो दिमाग चकरा गया कि इन दोनों ने मिलकर के एक कातिल लड़की को मेरे घर में रखा हुआ है। छोटे बेटे ने जैसे ही फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरे बड़े बेटे ने उसे रोक लिया
और कहा कि माँ मेरी पूरी बात तो सुनो। इतने में ही मेरी बहू की बहन बोलने लगी कि आप मेरी बात सुन तो लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे आप वो करना। हम 7 दोस्तों का ग्रुप था। हम सब आपस में बहुत प्यार से रहते थे और सब काम मिलजुल कर करते थे। मेरी दोस्त मायरा को एक लड़का पसंद करता था और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। मेरे दोस्त मायरा को वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी अजीब पागल सा है, और सच में वो लड़का पागल ही था। एक दिन अचानक वो सब लोगों के सामने मायरा को प्रपोज करने लगा। मायरा के साथ साथ हम सब लड़कियों को भी बहुत गुस्सा आया कि ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। इसी बात पर मायरा ने उस लड़के के गाल पर थप्पड़ मार दिया और हम सभी दोस्तों ने मिलकर उससे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। हमारी देखा देखी सब लोगों ने मिलकर उसे बहुत बातें सुनाई और उस लड़के का मजाक उड़ाया। कोई भी लड़का अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी इस बेइज्जती को उस लड़के ने अपने दिल से लगा लिया और हम सब लड़कियों से बदला लेने का सोचा। वो लड़का पहले ही साइको टाइप था। इस वाक़ये के कुछ ही दिन के बाद हम सभी दोस्त थे मायरा के घर पर इकट्ठा हुए थे और खाना खाते हुए हम सब चौंक गए क्योंकि मायरा के कमरे से चीखने की आवाज़ आ रही थी। हमारी दोस्त मायरा के कमरे में देखने गई तो वो लड़का चाकू से मायरा को मार रहा था। वो डर कर भागी तो उस लड़के ने उसे भी मार डाला। उस साइको लड़के ने एक एक कर मेरी सातों दोस्त को बड़ी बेरहमी से चाकू से गोद गोद कर मार डाला। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां खिड़की से कूद गई। तेजी से भागते हुए अपने घर आकर अपने कमरे में छुप गई। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। उस साइको लड़के ने बड़ी बेरहमी से मेरी सभी दोस्तों को मार दिया। अब मुझे डर था कि कहीं वो मुझे भी ना मार दे, लेकिन वो लड़का बहुत चालाक निकला। उसने मेरी सारी दोस्तों के कत्ल का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही डाल दिया और इसी हत्या के आरोप में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैंने सबको सच्चाई बताई, लेकिन मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। मेरी बहन ने अपने पति के साथ मुझे जेल से बाहर निकाला और मेरी बहन मुझे अपनी कामवाली बनाकर अपने साथ अपने ससुराल ले आई। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस वाले मुझे हर जगह ढूंढ रहे थे और मीडिया ने भी मुझे हर जगह जलील कर दिया था, इसीलिए मुझे अपना चेहरा छुपाना पड़ा। मेरी दीदी मुझे अपने साथ पुलिस की गिरफ्तार से बचाने के लिए लेकर आई थी। मेरी बहू रोते हुए मुझसे कहने लगी इसका कोई कसूर नहीं है, मेरी बहन बेकसूर है। मैं और मेरे पति इतने दिनों से इसकी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहे हैं और हमने उस साइको लड़के के पीछे अपने जासूस लगा रखे हैं। उस लड़के के खिलाफ बहुत से सबूत जमा कर लिए हैं। हम 1-2 दिनों में ही ये सारे सबूत मीडिया और न्यूज़ रिपोर्टर को देने वाले हैं ताकि मेरी बहन की बेगुनाही साबित हो सके। सारी सच्चाई सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर मेरे बेटे और बहू ने मुझे वो सारे सबूत दिखाए जो उन्होंने पिछले 3 महीनों में जमा किए थे और ये सब कुछ सच था। अब बेचारी बेकसूर लड़की भाग्य के हाथों मजबूर होकर एक कामवाली बनकर रह रही थी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरी बहू ने वो जो सारे सबूत इकट्ठा किए थे वो न्यूज़ चैनल में दे दिया और वो लड़की जो बिना कुछ किए गलत इल्ज़ाम में फंसकर जिल्लत और रुसवाई से जी रही थी। सब लोग उससे हमदर्दी करने लगे। जो पहले उस लड़की को कातिल कह रहे थे और उसकी बेइज्जती कर रहे थे, अब सब लोग उसे इज्जत देने लगे थे और उस साइको लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मुझे उस प्यारी सी लड़की पर बहुत रहम आ रहा था, इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे की शादी ही उससे करा दी और उसे अपनी दूसरी बहू बनाकर अपने घर ले आई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।